का आक्रमण खत्म हो गया था ना। दिल्ली सल्तनत प्रारंभ होगा आज। दिल्ली सल्तनत, चलिए दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, प्रश्न यहां से पूछा जाता है, तो इसलिए आइए दिल्ली सल्तनत को पढ़ना प्रारंभ करें हम लोग। जो दिल्ली सल्तनत है, इसका कालखंड, इसका समय अवधि 1206 से 1526, 1206 से 1526 ये समय अवधि है, ये कालखंड है। इस अवधि के दौरान दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कई राजवंशों ने शासन किया और इस अवधि के दौरान दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मूलतः 5 राजवंश के शासकों ने शासन किया। जो मूलतः 5 राजवंश के शासकों ने शासन किया, वो 5 राजवंश गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो 5 राजवंश के शासकों ने शासन किया, उसमें एक आपको गुलाम वंश, गुलाम वंश ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के शासकों ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। और खिलजी वंश के बाद आपको तुगलक वंश, तुगलक वंश और तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के शासकों ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। और सैयद के बाद लोदी वंश, सैयद के बाद लोदी वंश और लोदी वंश के शासकों ने 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले ये 5 राजवंश है। क्रमवार तरीका से इन्हीं 5 राजवंशों ने शासन किया। जब आप पता लगाएंगे कि किस राजवंश का कितने वर्षों तक शासन रहा है, तो इसमें आपको पता चलेगा कि गुलाम वंश का शासन 84 वर्षों तक रहा है, खिलजी वंश का शासन 30 वर्षों तक रहा है, तुगलक वंश का शासन 94 वर्षों तक रहा है, सैयद वंश का शासन 37 वर्षों तक रहा है और लोदी वंश का शासन 75 वर्षों तक रहा है, लगभग 75 वर्षों तक रहा है, 75 वर्षों तक। तो आपको जो ये हमने बता दिया है कि गुलाम वंश का शासन 84 वर्षों तक, खिलजी वंश 30 वर्षों तक, तुगलक वंश 94 वर्षों तक, सैयद वंश 37 वर्षों तक, लोदी वंश 75 वर्षों तक। तो इससे आप एक बात क्लियर कर पा रहे होंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे कम वर्षों तक शासन करने का रिकॉर्ड, सबसे कम वर्षों तक या सबसे कम समय तक शासन खिलजी वंश के शासकों ने किया है, तो वही सबसे अधिक वर्षों तक शासन तुगलकों ने किया है। सबसे अधिक वर्षों तक शासन तुगलकों ने किया है। तो यहां पर 3 बात परीक्षा के लिहाज से याद रखना है। एक बात तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले राजवंशों का क्रम हो गया, और दूसरी बात सबसे अधिक वर्षों तक किसने शासन किया, और तीसरी बात सबसे कम वर्षों तक शासन किसने किया। मूल तौर पर यही 3 बात, मूल तौर पर जो है आपको यही 3 बात याद रखना है। मूल तौर पर यही 3 बात आपको यहां पर याद रखना है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और यहां से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश को पढ़ेंगे और गुलाम वंश के बाद फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश को पढ़ेंगे। आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना कौन युद्ध से हुआ है, और साथ ही साथ इस बात से भी आप अवगत हैं कि भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किया किसने है। भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना कौन युद्ध से हुआ है? तराइन के द्वितीय युद्ध। और भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किया किसने है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़े और उन्हें पराजित कर भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना की, इस्लामी सत्ता की स्थापना की, इस्लामी सत्ता की स्थापना की। और जब तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी लड़ रहे थे, तो मोहम्मद गौरी को उस युद्ध में सहयोग कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ थे और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाचा। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाचा, ये तीनों मोहम्मद गौरी का गुलाम था। लेकिन इन तीनों में से मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक बना। मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक बना। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मोहम्मद गौरी के द्वारा जीते गए
भारतीय क्षेत्रों पर मोहम्मद गौरी के 1206 ईस्वी में निधन होने के बाद शासन ऐबक ने ही किया और मोहम्मद गौरी ने भी भारत में विजित क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार ऐबक को ही दिया। मोहम्मद गौरी इस्लामी सत्ता की स्थापना किया, भारत के उत्तरी भाग को जीता, उत्तरी भारत को जीता। और जब 1206 में मोहम्मद गौरी का निधन हुआ तो मोहम्मद गौरी के निधन होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही उत्तर भारतीय क्षेत्रों को संगठित किया और उत्तर भारतीय क्षेत्रों को संगठित करके वहां पर एक वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वंश को स्थापित किया उसे नाम दिया गया गुलाम वंश। कहने का मतलब यह हुआ कि जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई है और 1206 में गुलाम वंश की स्थापना आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। और देखिए गुलाम फारसी भाषा में गुलाम या दास को बंदगा कहा जाता था। फारसी भाषा में गुलाम या दास को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता था, बंदगा कहा जाता था। और लोगों को सैन्य सेवा में शामिल करने को लेकर खरीदा जाता था, गुलाम बनाया जाता था। सैन्य सेवा में, सैनिक सेवा में शामिल करने को लेकर लोगों को गुलाम बनाया जाता था, लोगों को खरीदा जाता था, लोगों को खरीदा जाता था। और जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश को कई नामों से जाना जाता है। गुलाम वंश को गुलाम वंश कहा जाता है, गुलाम वंश को दास वंश कहा जाता है, गुलाम वंश को इलवरी तुर्क वंश कहा जाता है, इलवरी तुर्क वंश कहा जाता है, गुलाम वंश को ममलूक वंश कहा जाता है, गुलाम वंश को ममलूक वंश कहा जाता है। ये सभी नामों से गुलाम वंश को जाना जाता है। और गुलाम वंश को जो ये सभी नामों से जाना जाता है, इसमें गुलाम वंश का जो सबसे उपयुक्त नाम है, गुलाम वंश का सबसे उपयुक्त नाम है ममलूक वंश। गुलाम वंश का सबसे उपयुक्त नाम क्या है आपको? ममलूक वंश। ममलूक वंश गुलाम वंश का सबसे उपयुक्त नाम है और यह नाम हबीबुल्लाह नामक विद्वान के द्वारा दिया गया है। यह नाम हबीबुल्लाह नामक विद्वान के द्वारा दिया गया है। हबीबुल्लाह। ममलूक किसे कहा जाता था इसको आप समझिएगा। कोई स्वतंत्र माता पिता का संतान था लेकिन किसी कारणवश वह व्यक्ति किसी का गुलाम बन गया, उस प्रकार के लोगों को ही ममलूक कहा जाता था। स्वतंत्र माता पिता के संतान अगर किसी कारणवश किसी का गुलाम बन जाता था, किसी का दास बन जाता था, तो उसी को ममलूक कहा जाता था। और इस वंश के, गुलाम वंश के अधिकतर शासक ऐसे थे जो स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, लेकिन समय और परिस्थिति ने उसे किसी का गुलाम बना दिया, जिस वजह से इस वंश को ममलूक वंश कहा जाता है। और इस वंश का सबसे उपयुक्त नाम ममलूक वंश ही माना जाता है। और इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश के जितने भी प्रभावशाली शासक हुए सब एक दूसरे का गुलाम था। ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये तीन इस राजवंश के प्रभावशाली शासक हुए। और जो ये तीन इस राजवंश के प्रभावशाली शासक हुए सब एक दूसरे का गुलाम था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम। तो इस वंश के शासक एक दूसरे के गुलाम थे, जिस वजह से इसे गुलाम वंश या दास वंश कहा जाता है। अब इसे इलवरी तुर्क वंश क्यों कहा जाता है? इसे इलवरी तुर्क वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश के एक शासक इल्तुतमिश हुए और इल्तुतमिश का संबंध इलवरी तुर्क वंश से था। और इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान शासिका बनी, उसका भी संबंध इलवरी तुर्क वंश से था। मतलब इस वंश के कुछ शासक ऐसे हुए जिसका संबंध इलवरी तुर्क वंश से था। तो इलवरी तुर्क वंश से इस वंश के शासकों का संबंध रहा है, जिस वजह से इस वंश को इलवरी तुर्क वंश भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश को गुलाम वंश, दास वंश, इलवरी तुर्क वंश या ममलूक वंश क्यों कहा जाता है, इस बात से हम आपको अवगत करवा दिए। और देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर आप बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर के काजी, निसापुर जगह का नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर के काजी अब्दुल अजीज कुकी ने खरीदा था, अपना दास बनाया था, अपना गुलाम बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर के काजी अब्दुल अजीज कुकी ने अपना गुलाम बनाया और अपनी सेना में शामिल किया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक योग्य सेनापति, कुशल तीरंदाज और काफी साहसी हुआ करता था। अपनी योग्यता के बल पर कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के सेना में शामिल हुआ और मोहम्मद गौरी के सेना में वे अमीर आखूर बनाए गए, अश्वशाला के प्रधान बनाए गए। ऐबक की योग्यता के कारण ही मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी ऐबक बन पाए, क्योंकि मोहम्मद गौरी के गुलाम तो याल्दोज और कुबाचा भी था, लेकिन ऐबक योग्य था। और ऐबक अपनी कुशल वैवाहिक नीति के तहत याल्दोज और कुबाचा को अपने रास्ते से हटा दिया और स्वयं गद्दी प्राप्त किया। ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने याल्दोज के पुत्री से विवाह कर लिया, याल्दोज को अपना ससुर बना लिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से करवा दिया, यानी कुबाचा को अपना जीजा बना लिया।
ऐबक ने लाहौर को बनाकर शासन प्रशासन किया, लाहौर को बनाकर शासन प्रशासन किया। ऐबक कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया, बल्कि ऐबक अपने आप को मोहम्मद गौरी का सिपाही कहता था, मोहम्मद गौरी का सिपाही कहता था। ना ऐबक अपने नाम से सिक्का चलाया, ना अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ना सुल्तान की उपाधि धारण किया, बल्कि ऐबक मलिक और सिपह सलार, मलिक और सिपह सलार सर्वोच्च सेनापति को कहा जाता, सर्वोच्च सेनापति को मलिक और सिपह सलार कहा जाता था। तो ऐबक अपने आप को मलिक और सिपह सलार, मलिक और सिपह सलार की उपाधि से संतुष्ट रखा। ऐबक दयालु भी था, और जब भी ऐबक दान दिया करता था, लाखों में दान दिया करता था, जिस वजह से ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, लाख बख्श कहा जाता था। ऐबक कुरान की भांति अपने संपूर्ण दिनचर्या को सजाया हुआ था। कुरान कहता है एक सच्चे मुसलमान को एक दिन में कम से कम 5 बार नमाज अदा करना चाहिए, और इसलिए ऐबक 5 बार नमाज अदा करते थे, तथा कुरान जो भी बात कहता था हर बात का पालन ऐबक किया करता था, जिस वजह से ऐबक को कुरान खां कहा गया, जिस वजह से ऐबक को कुरान खां कहा गया। ऐबक की अगर बात की जाए तो इन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी रुचि लिया, इन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी रुचि लिया, मतलब भवन निर्माण, मस्जिद निर्माण में इन्होंने अपनी रुचि दिखाई। और कहा जाता है कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, उस कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था। और यह जो कुतुब मीनार है, यह अफगानिस्तान के जाम के मीनार से प्रेरित था। अफगानिस्तान के भीतर एक जाम का मीनार हुआ करता था। अफगानिस्तान के जाम के मीनार से कुतुब मीनार प्रेरित था। और कुतुब मीनार में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। जो कुतुब मीनार है, इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, लाल बलुआ पत्थर। और जो कुतुब मीनार है, इसका निर्माण बख्तियार काकी के स्मृति में करवाया गया था। बख्तियार काकी एक सूफी संप्रदाय के अंतर्गत चिश्ती परंपरा के संत थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बख्तियार काकी थे, और बख्तियार काकी का शिष्य ऐबक और इल्तुतमिश था। बख्तियार काकी का शिष्य ऐबक और इल्तुतमिश था। तो बख्तियार काकी के शिष्य ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, और कुतुब मीनार पर कुरान की आयतें उद्धृत है, मतलब लिखी हुई है। कुरान की पंक्तियां कुतुब मीनार पर लिखी हुई है। ऐबक इसे 4 मंजिला बनाना चाहता था, लेकिन 4 मंजिला बनाने से पहले ही ऐबक का निधन हो गया। ऐबक के बाद शासक जब इल्तुतमिश बना, तो इल्तुतमिश ने इसे 4 मंजिला बनाया, अर्थात इसके निर्माण कार्य को पूरा करवाया। ऐबक का निधन तभी हो गया था जब कुतुब मीनार पहला मंजिल तक बन गया था। यानी ऐबक ने कुतुब मीनार के सिर्फ पहले मंजिल तक को तैयार किया, लेकिन उसमें 3 और मंजिल इल्तुतमिश ने जोड़ा, तब जाकर के 4 मंजिल का रूप कुतुब मीनार लिया। और जब आप आगे दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे तो आपको तुगलक वंश के विषय में पढ़ना होगा। पीडीएफ खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी चैप्टर खत्म हो गया अपने आप, क्वेश्चन लगाया ही नहीं होगा तो छोड़ दिए थे सर, लगवाए, टाइम भी हो गया। चलिए चलिए, इंटरनेट फ्लक्चुएट हो गया, क्या हुआ था, बारिश ना हो रहा है इसलिए। ठीक है जी, ठीक है, कुछ उठाने ना है। हाँ, ऑनलाइन वाले लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग हम देख पा रहे हैं। इंटरनेट कट गया था, बारिश ना हो रहा है, तो कुछ पढ़ाए ना, हम भी रुक गए थे। जैसे इंटरनेट रुका हम भी रुक गए, एकदम ऑनलाइन क्लास पर खाने लगा। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो गया? अरे कुछ नहीं होगा महाराज, वही होगा जो होना होगा। अब पकाने का क्या है, बात करते करते नेटवर्क छूट गया तो आवाज नहीं आने लगता। हेलो 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 करने लगते हैं आप लोग, क्या फिर से काट के फोन लगाते हैं, तो वही हो गया। ठीक है जी, अब समझिए। तो कुतुब मीनार के विषय में हम आपको बता रहे थे। बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार की नींव दिल्ली में रखी गई। ऐबक ने रखा। ऐबक उसे 4 मंजिला बनाना चाहता था, लेकिन 1 मंजिला बनते बनते ही ऐबक अल्लाह को प्यारे हो गए, और ऐबक के बाद फिर अगला सुल्तान बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसके निर्माण कार्य को पूरा करवाया। और यह जो कुतुब मीनार है, अफगानिस्तान
की आयतें इस पर उद्धृत है अर्थात लिखी हुई है। कुतुब मीनार पर बिजली गिर गया था फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक के समय जब कुतुब मीनार पर बिजली गिर गया था तो उसमें जो चौथा मंजिल था वो ध्वस्त हो गया। तब फिरोज शाह तुगलक ने उसका मरम्मत करवाया, और मरम्मत ही नहीं करवाया बल्कि एक और मंजिल जोड़ दिया। 4 मंजिल तो पहले था ही, 4वां मंजिल जो ध्वस्त हुआ उसको मरम्मत करवाया और 5वां मंजिल जोड़ दिया। और वर्तमान में विश्व के प्रमुख ऊंचे मीनारों में कुतुब मीनार का जिक्र होता है, और कुछ पुस्तकों के अनुसार इसकी ऊंचाई 234 फीट और कुछ पुस्तकों के अनुसार इसकी ऊंचाई 237 फीट, तो 3 फीट का अंतर है। कुछ सोर्स 234 फीट इसकी ऊंचाई देता है, लुसेंट 234 फीट ऊंचाई देता है, दृष्टि क्विक बुक तथा दृष्टि के अन्य सभी बुक 237 फीट इसकी ऊंचाई देता है, 237 फीट इसकी ऊंचाई देता है। तो ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक ये सभी कुतुब मीनार से संबंधित रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि ऐबक की अगर बात की जाए तो उन्होंने दिल्ली में जैन मंदिर को तुड़वा दिया, और जैन मंदिर को तुड़वा कर वहां कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। ऐबक ने दिल्ली में ही जैन मंदिर को तुड़वा दिया और जैन मंदिर को तुड़वा कर वहां एक मस्जिद बनवाया जिसे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है। और देखिए जो मुस्लिम शासक हुए उन्होंने गलती क्या किया कि जैसे जैन मंदिर को तुड़वाया तो ऐबक को लगा अब तो हमेशा मुसलमानों का ही शासन भारत में रहेगा, तो ऐबक जो है तुड़वा करके लिखा कि यहां पर पहले जैन मंदिर था, हम तुड़वा करके फलना मस्जिद बनवा रहे हैं। तो इससे तो स्पष्ट तौर पर पता चल जा रहा है कि वहां पर पहले कुछ और था, कि तो मुस्लिम शासक तुड़वा करके वहां पर मस्जिद बनवा दिया या मकबरा बनवा दिया या कुछ भी बनवा दिया। तो ये सब बात भी हमें कहीं ना कहीं इतिहास की जानकारी देता है कि पहले क्या था, अब क्या है, आगे क्या होगा। अब इसी प्रकार से ऐबक ने राजस्थान के अजमेर में संस्कृत विद्यालय के स्थान पर, राजस्थान के अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय था, उस संस्कृत विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन के भीतर एक मस्जिद बनवा दिया। और 2.5 दिन के भीतर जो मस्जिद बनवा दिया उस मस्जिद को नाम दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। तो राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा का झोपड़ा नामक मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद ऐबक ने बनवाया। तो ऐबक स्थापत्य कला के क्षेत्र में रुचि लिया, और स्थापत्य कला के क्षेत्र में रुचि ही नहीं लिया बल्कि आप देख सकते हैं कई सारे स्मारक, कई सारे मस्जिद का निर्माण भी ऐबक ने करवाया। और फिर ऐबक को अगर देखा जाए तो उन्होंने विद्वानों को भी संरक्षण दिया। हसन निजामी का नाम आप सुने होंगे, हसन निजामी नामक विद्वान की अगर बात करें, हसन निजामी जिन्होंने तबकाते नासिरी लिखा है, तबकाते नासिरी, नहीं ताजुल मासिर, तबकाते नासिर मिनहाजुल सिराज ने लिखा है, वो इल्तुतमिश के दरबार में रहता था। ताजुल मासिर के रचयिता जो हसन निजामी थे, हसन निजामी ऐबक के दरबार में ही रहता था। ऐबक बहुत ज्यादा वर्षों तक शासन नहीं कर पाया, बल्कि ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया, लाहौर को राजधानी बनाया, और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर, 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय यानी पोलो, जो पोलो खेल है, पोलो खेल का भारत में प्रचलन तुर्कों ने किया है, और ऐबक भी तुर्क मुसलमान ही हुआ करते थे। चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर गया और बुरी तरह घायल हुआ, और फिर 1210 ईस्वी में ऐबक का निधन हो गया। तो ऐबक बहुत ज्यादा दिनों तक शासन प्रशासन नहीं किए, लेकिन जितने वर्षों तक शासन प्रशासन किए, अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए, संगठित होकर, सुव्यवस्थित होकर ऐबक ने अपने शासन का प्रचालन किया। और फिर ऐबक का जब निधन हो गया तो ऐबक के निधन होने के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक ऐबक के पुत्र आराम शाह को बनाया गया। लेकिन ऐबक का बेटा आराम शाह है या नहीं, इसको लेकर विवाद है। कुछ विद्वान कहते हैं ऐबक का बेटा आराम शाह है, और कुछ विद्वान कहते हैं ऐबक का बेटा आराम शाह नहीं है, अर्थात विवाद है। ऐबक के निधन होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी उसका बेटा आराम शाह बना। हम मान करके चलते हैं उसका बेटा आराम शाह बना। आराम शाह 1210 में बना, 1210 से 1211 तक बना रहा। अयोग्य शासक साबित हुआ। भोग और विलासी प्रवृत्ति
नहीं थी। इनके अयोग्यता का फायदा ऐबक का दामाद इल्तुतमिश ने उठाया। ऐबक का दामाद हुआ करता था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ऐबक का दामाद हुआ करता था। ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने आराम शाह की अयोग्यता का फायदा उठाया और दिल्ली के जड नामक स्थान पर इसको मार गिराया, और दिल्ली के जड नामक स्थान पर इसको मार गिराया और इसका उत्तराधिकारी उन्होंने स्वयं को घोषित कर दिया, अर्थात आराम शाह के बाद अगले सुल्तान बने आपको इल्तुतमिश। आराम शाह के बाद अगले सुल्तान कौन बने? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश बने। तो आराम शाह का उत्तराधिकारी बना कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासन 1211 से 1236। शासक बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं, उत्तर प्रदेश में बदायूं पड़ता है, उत्तर प्रदेश में बदायूं पड़ता है, और बदायूं का ये गवर्नर हुआ करता था, बदायूं का ये गवर्नर हुआ करता था और ये ऐबक का गुलाम हुआ करता था। अब आगे हम इल्तुतमिश के विषय में जानेंगे, लेकिन उससे पहले चीजों को याद करते हैं और एक आध को पॉइंट लिखते हैं। नीचे से लिखिए, लिखिएगा। लिखिएगा। फारसी भाषा में गुलाम को, फारसी भाषा में गुलाम को बंदगा, 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 बंदगा कहा जाता था। सैन्य सेवा में शामिल करने को लेकर, सैन्य सेवा में शामिल करने को लेकर, सैन्य सेवा में शामिल करने को लेकर व्यक्तियों को गुलाम बनाया जाता था। सैन्य सेवा में शामिल करने को लेकर, सैन्य सेवा में शामिल करने को लेकर व्यक्तियों को गुलाम बनाया जाता था, व्यक्तियों को गुलाम बनाया जाता था। आगे, निसापुर के काजी, निसापुर के काजी, निसापुर के काजी अब्दुल अजीज कुकी ने, निसापुर के काजी अब्दुल अजीज कुकी ने, निसापुर के काजी अब्दुल अजीज कुकी ने, निसापुर के काजी अब्दुल अजीज कुकी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को सर्वप्रथम, कुतुबुद्दीन ऐबक को सर्वप्रथम, सर्वप्रथम अपना गुलाम बनाया था। आगे, आगे कुतुब मीनार, हेडिंग मार लीजिए, कुतुब मीनार हेडिंग मारिए, डैश देकर, कुतुब मीनार हेडिंग मारिए और डैश देकर लिखिए। अफगानिस्तान के जाम के मीनार से प्रेरित होकर, 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 जाम के मीनार से प्रेरित होकर, अफगानिस्तान के जाम के मीनार से प्रेरित होकर, अफगानिस्तान के जाम के मीनार से प्रेरित होकर कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है। फुल स्टॉप। बख्तियार काकी के स्मृति में, उसी में बख्तियार काकी के स्मृति में यह मीनार, बख्तियार काकी के स्मृति में यह मीनार, बख्तियार काकी के स्मृति में यह मीनार, बख्तियार काकी के स्मृति में यह मीनार बनाया गया है। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। कुतुब मीनार के पहले मंजिल का निर्माण ऐबक ने करवाया है, कुतुब मीनार के पहले मंजिल का निर्माण ऐबक ने करवाया है, कुतुब मीनार के पहले मंजिल का निर्माण ऐबक ने करवाया है, ऐबक ने करवाया है, ऐबक ने करवाया है, ऐबक ने करवाया है। फुल स्टॉप। इल्तुतमिश ने ऊपर के 3 मंजिल का निर्माण करवाया है, इल्तुतमिश ने ऊपर के 3 मंजिल का निर्माण करवाया है, इल्तुतमिश ने ऊपर के 3 मंजिल का निर्माण करवाया है। ये लड़की कॉपी ने बनाई है, ये लड़की कॉपी ने बनाई, तो किताब में क्या लिख रही है? मारेंगे एक तबरक मुंह लाल हो जाएगा। देखिए तो कितना सुंदर लड़की है, आती है कभी कभी लेकिन कॉपी लेके आती है। कॉपी ने बनाई। इल्तुतमिश ने क्या लिखा है? इल्तुतमिश ने ऊपर के 3 मंजिल का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक के समय, उसी में फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण, फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण, फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण, फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण, फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण
फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल नष्ट हो गया। 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 तत्पश्चात फिरोज शाह तुगलक ने 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 चौथी मंजिल का मरम्मत करवाया। चौथी मंजिल का मरम्मत करवाया। चौथी मंजिल का मरम्मत करवाया और उसमें पांचवी मंजिल को जोड़ा और उसमें पांचवी मंजिल को जोड़ा। कुतुब मीनार की ऊंचाई 237 फीट है। 237 फीट है। 237 कुतुब मीनार की ऊंचाई 237 फीट है। 237 फीट है। कॉस्ट में कुछ स्रोतों के अनुसार 234 फीट, 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 कुछ स्रोतों के अनुसार 234 फीट। राह देने करेगा दोनों कैसे दे देगा? नहीं देगा, कभी नहीं देगा। अगर दे दिया तो 237 मार दीजिएगा, क्योंकि लुसेंट से ज्यादा ऑथेंटिसिटी दृष्टि क्विक बुक का है या दृष्टि पब्लिकेशन के बुक का है, उससे ज्यादा ऑथेंटिसिटी इसका है। तो इसलिए 237 हम लिखाए हैं, कॉस्ट में कुछ स्रोत में लिखाए हैं। ठीक है, अब नीचे से हसन निजामी नामक विद्वान कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था। नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार के, हसन निजामी नामक विद्वान कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था। हसन निजामी नामक विद्वान कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था। हसन निजामी नामक विद्वान कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था। चलिए पढ़िए। अब प्रयास ये कर रहे हैं कि आपका सिलेबस जो है जल्दी खत्म कर दे। प्रयास ये रहेगा कि इस बार जो है छठ आते आते आपका सिलेबस खत्म कर दे। ठीक है, दिवाली छठ आते आते सिलेबस खत्म कर दे। और सिलेबस खत्म करने के बाद टेस्ट होगा और टेस्ट में से बच्चा को चुनेंगे, क्रीम को चुनेंगे, क्रीम, फिर उस पर मेहनत करेंगे, उस पर दोबारा मेहनत करेंगे। समझ गए? क्रीम को चुनेंगे, क्रीम। पहले सिलेबस खत्म कर देते हैं, टारगेट ये है, और वैकेंसी भी सितंबर अक्टूबर तक में आ जाएगा। समझ गए? सिलेबस खत्म कर देंगे, क्रीम को चुनेंगे और उस पर 3 रात मेहनत करेंगे, उससे रिजल्ट लेंगे। समझे? और टेस्ट जो होगा उसमें सिलेबस से क्वेश्चन होगा, बाहर से थोड़े देंगे। जो पढ़ाए हैं, जो आपके नोट में, वहां से क्वेश्चन देंगे, उसमें से क्रीम को चुनेंगे। ठीक है, तो इसलिए मेहनत कीजिए और आगे बता रहे हैं, आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले पढ़िए। और देखिए, जानते हैं, वो बात बताते हैं, विद्यार्थी में इरेगुलरिटी यानी अनियमितता बहुत है, बहुत है। बहुत कम ही विद्यार्थी ऐसे हैं जो रेगुलर हैं। लड़का लड़की दोनों की बात हम कर रहे हैं, लड़का लड़की दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और रेगुलर विद्यार्थी का ही कुछ होने जा रहा है। इरेगुलर विद्यार्थी ऐसे ये जीवन भर इरेगुलर ही रह जाएगा, उसका कुछ नहीं करने वाला है, उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो सफलता त्याग मांगता है, सफलता त्याग मांगता है, त्याग, सेक्रीफाइस। जो सेक्रीफाइस करेगा वही सफल होगा। समझ गए? और त्याग हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए हर कोई सफल भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए त्यागी बनिए, त्यागी, रेगुलर होइए, रेगुलर। अरे हर किसी के जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन जिसको सफल होना है वो सब चीज को त्याग करके सिर्फ पढ़ाई करता है। समझ गए? हर किसी के परिवार में शादी ब्याह होता है, हर किसी के परिवार में फेस्टिवल होता है, लेकिन उसी में से कुछ लोग सेक्रीफाइस करता है, कुछ त्याग करता है, सब चीज को त्याग करके सिर्फ पढ़ाई करता है, तो रिजल्ट उसी का होगा। जो ब्याहों में जाएगा, बर्थडेयों में जाएगा, सावन में सोमवारियों करेगा, पर्वों में जाएगा, उसका कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। वो भरम में जी रहा है कि उसका कुछ होगा। समझे? एकदम त्यागी बनिए, साल भर त्याग कीजिए। पहला क्लास में यही सब बात समझाए होंगे, समझे? लेकिन क्या आप समझिएगा, मजा ले, आप समझ जाइए सब बात। जिस रोज समझ गए उस रोज तो बेरे पार हो जाएगा आपका। पढ़िए, बाद में रोइएगा, रोने के लिए जोन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप रोइएगा ना, आपको देखेगा नहीं कोई। समझे? लिखिए, पढ़िए, अभी हंस लीजिए ना, अभी वैकेंसी और नहीं ना, अभी रिजल्ट नहीं ना आया। जिस रोज रिजल्ट आएगा उस रोज रोइएगा। समझे? जब रिजल्ट में नाम नहीं होगा ना, तब रोइएगा। तब पूछने वाला कोई नहीं होगा, हम थोड़े पूछेंगे, हम उसने को पूछेंगे जिसका रिजल्ट होगा, उसी को बुलाएंगे जिसका रिजल्ट होगा, जिसका नहीं उसको हम खाक बुलाएंगे, मारेंगे 4 पट्टा, मुंह लाल कर देंगे। पढ़िए, इतना दिन से बकरी चला रहे थे। टारगेट ले लिया है आप, छठ तक सिलेबस आपका कंप्लीट, सब चीज छठ तक सिलेबस कंप्लीट। सब बैच का सब चीज कंप्लीट कर देंगे, तीनों बैच का। ठीक है, आप लोग के बैच का सिलेबस कंप्लीट। जल्दी जल्दी पढ़िए, पढ़ लिए। उसके बाद बोले तो जो क्रीम लड़का है उसको चूज कर उस पर मेहनत करेंगे, उससे रिजल्ट लेंगे। ठीक है, रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट दिखाएंगे तब ना कोचिंग में आगे बढ़ेगा।
अभी 2 सेंटर है, तीसरा खोलेंगे, चौथा सेंटर खोलेंगे, पांचवा खोलेंगे, पूरे पटना में हर जगह सेंटर खोल देंगे। क्या बोल रहा है? पैसा कहाँ है? पैसा जो कमाते हैं कोचिंग में लगाते हैं। पैसा है कहाँ? क्यों मैनेजमेंट करेगा? पैसा रहेगा तब ना। अभी लाइब्रेरी बना है, लाइब्रेरी में 1 CR लगा है, ठीक है, 1 करोड़ रुपया लाइब्रेरी में लगा, 1 करोड़, समझे? तो पैसा कमाते हैं तो लगाते हैं ना, ऐसा थोड़े रखते हैं। तो कोनो पढ़ा थोड़े रहे हैं, सर मैडम कर रहे हैं। पढ़ लिए, पढ़े जी। लाइब्रेरी में जितना पैसा लगा है उस अनुसार पैसा आएगा थोड़े ना आएगा। पढ़ लिए? बोलिए जल्दी हो। ऑनलाइन वाले लोग पढ़ लिए? चलिए आइए, आइए। कब से कब के काल को दिल्ली सल्तनत काल पर? 1200 से 1500? कब से कब के काल को दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन? कितने राजवंश? पहला, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद गुलाम वंश का शासन कब से कब? खिलजी वंश का शासन, तुगलक वंश का शासन, सैयद वंश का शासन, लोधी वंश का शासन। सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया? आए? अरे क्या हो रहा है जी? अरे क्या किया है? तार इधर उधर कर दिया है तुमका? तो इंटरनेट वाला को फोन किया है तभी से हो रहा है। तो अजीब हाल है, नौटंकी लगा के रखा है। रिकॉर्डिंग में डाल दिया है ना। चलिए, सबसे अधिक समय तक किसका शासन रहा है? सबसे कम समय तक? अच्छा, गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता? और आए? गुलाम वंश का सबसे उपयुक्त नाम, सबसे उपयुक्त नाम? गुलाम वंश की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? कब हुई है? किसने किया है? किसने किया है? राजधानी, राजधानी क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण किया? नहीं ना। किस उपाधि से अपने को संतुष्ट रखा? मलिक और लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुरान खां किसे कहा जाता है? आए? गुलाम को फारसी भाषा में क्या कहा जाता? क्या कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन कब हुआ है? कब हुआ है? कौन खेल खेलते समय? आए? चौगान या पोलो? चौगान या, नीचे से एक लाइन लिखिएगा, चौगान या पोलो का प्रचलन भारत में तुर्कों ने किया है। चौगान या पोलो का प्रचलन भारत में तुर्कों ने किया है। चौगान या पोलो का प्रचलन भारत में तुर्कों ने किया है। चौगान या पोलो का प्रचलन भारत में तुर्कों ने किया है। चौगान या पोलो का प्रचलन भारत में तुर्कों ने किया है। चौगान या पोलो का प्रचलन भारत में तुर्कों ने किया है। चौगान या पोलो का प्रचलन भारत में तुर्कों ने किया है। चौगान या पोलो का प्रचलन भारत में तुर्कों ने किया है। तुर्कों ने किया है। चलिए ठीक है। हसन निजामी किसके दरबार में रहता था? हसन निजामी किसके दरबार? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी। आराम शाह की हत्या किसने किया? आराम शाह का उत्तराधिकारी। इल्तुतमिश का शासन कब से कब तक? कुतुब मीनार कहाँ है जी? कहाँ है कुतुब मीनार? कौन मीनार से प्रेरित है? अफगानिस्तान के कुतुब मीनार कौन मीनार से प्रेरित है? कुतुब मीनार कौन मीनार से प्रेरित? कुतुब मीनार में कौन पत्थर का प्रयोग हुआ? कौन पत्थर का प्रयोग? कुरान की आयतें किस मीनार पर उद्धृत है? किस मीनार पर? कुतुब मीनार पर। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? इसके निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया? किसने करवाया? इसमें 5वां मंजिल कौन जोड़ा? 5वां मंजिल, इसकी ऊंचाई 237। दिल्ली में जैन मंदिर के स्थान पर कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? किसने? दिल्ली में जैन मंदिर के स्थान पर कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? राजस्थान के अजमेर में संस्कृत विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन के झोपड़े नामक मस्जिद किसने बनवाया? किसने बनवाया? क्लियर है? इससे आगे बढ़े ना। चलिए देखिए, ये वो सूचना है और महत्वपूर्ण सूचना है। क्या महत्वपूर्ण सूचना है? सुनिएगा। देखिए, आपको जो है, आपके बैच में केमिस्ट्री चल रहा है ना? केमिस्ट्री चल रहा है आपके बैच में? बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री चल रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? 11। देखिए, केमिस्ट्री जैसे ही आपके बैच में खत्म होगा तो आपके बैच में आएगा इकोनॉमिक्स। केमिस्ट्री जैसे आपके बैच में खत्म होगा तो बिट्टू सर आपके बैच में लेकर आएंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है? और आपके बैच में जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा वही दोनों दरोगा बैच में भी लाइव कर दिया जाएगा, अन्य दोनों दरोगा बैच में भी लाइव कर दिया जाएगा इकोनॉमिक्स। सुबह 10 से 12 भी और शाम में 5 से 7 भी। और क्लास ऑनलाइन होगा। क्लास उन लोगों, आप लोगों के लिए ऑफलाइन रहेगा, आप लोगों के लिए ऑफलाइन रहेगा, उन लोगों के लिए ऑनलाइन होगा, क्योंकि सभी बैच को ऑनलाइन एक्सेस दिए हैं ना। ऑनलाइन एक्सेस देने के पीछे एक कारण तो ये था कि वैकेंसी नहीं है, कब आएगा नहीं आएगा, विद्यार्थी के पास अपना रहेगा तो अपना परीक्षा तक देखते रहेगा, पढ़ते रहेगा। ऑनलाइन एक्सेस देने का एक उद्देश्य यही था। और ऑनलाइन वैलिडिटी जो भी है, ऑनलाइन वाले लोग उससे घबराएंगे नहीं। नेक्स्ट वैकेंसी, ये जो वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी के प्रीलिम्स एग्जाम तक आपका बैच वैलिड रहेगा। जैसे 31 अक्टूबर 2023 तक डेट है, मान लिया जाए कि 31 अक्टूबर 2023 तक वैकेंसी नहीं आया, वैकेंसी आया मान लीजिए दिसंबर में, परीक्षा हुआ फरवरी 2024 में, तो फरवरी 2024 तक आपका वैलिडिटी रहेगा। आपके
वैलिडिटी फरवरी 2024 तक रहेगा, उसको हम एक्सटेंड करते जाएंगे। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। बहुत सारा विद्यार्थी मैसेज करता है हमको कि सर बैच 31 अक्टूबर को खत्म होने वाला है, उसके बाद हम क्या करेंगे? तो निश्चिंत रहिए आप, जब तक आपके प्रीलिम्स परीक्षा नहीं हो जाता है, मान लिया जब प्रीलिम्स परीक्षा 5 साल के बाद होगा, आपका बैच 5 साल तक रहेगा वैलिड, समझ गए? एक बात हम बोले कि आपके दिमाग से इस बात का टेंशन हट जाए कि 31 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? तब हम नाचेंगे, समझे ना बात को? तो ये सब बात अपने दिमाग से हटा लीजिए। क्लियर है? अब देखिए, आपको जो है बिट्टू सर फिजिक्स देखिए हम बोले हैं, हम रिक्वेस्ट किए लेकिन वो माने ना। देखिए हम बोले कि सब बैच में सब चीज पढ़ाइए, तो बिट्टू सर शुरू में ही हमको बोल दिए थे, लेकिन फिर भी मनाए है, माने ना है, तो खैर कोई दिक्कत ना है उससे। तो बोले कि हम 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हर बैच में, लेकिन तीसरा सब्जेक्ट और चौथा सब्जेक्ट किसी एक बैच में पढ़ाएंगे और सबको उसी में पढ़ने के लिए बोल देना है, ठीक है? तो आपको हम तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ा ही रहे हैं, हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा ही दिए हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो आपको फिजिक्स शुरू होने वाला है 10 से 12 एसआई बैच में। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो बोल रहे हैं सुनिए, समझिए। पहली बात, संस्थान के एप्लीकेशन पर आपके बैच में फिजिक्स का वीडियो है या नहीं है हमको नहीं पता है तब पर भी ठीक है, नहीं है तब पर भी ठीक है, पूरा फिजिक्स है, ठीक है, पूरा फिजिक्स है, ठीक है? तो वहां से भी आप फिजिक्स कर सकते हैं। दूसरी बात, फिजिक्स से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी 4-5 प्रश्न पूछा जाता है। तो फिजिक्स बिट्टू सर बोले हैं कि ऐसे तो जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री, उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको दोनों बताया गया है, हाँ या ना? हाँ। फिजिक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, यानी फिजिक्स में नोट में जितना क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है? अब कौन होगा इसको लेकर के जो है कल बिट्टू सर से आप पूछ लीजिएगा, या हम अपने क्लास में बता देंगे आपको। तो फिजिक्स का जो क्लास होगा वो क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया जाएगा, और हम बात किए हैं, सर बोले हैं अगर 5 को पूछेगा ना तो 5 का गारंटी हम नहीं लेंगे, लेकिन 4 का गारंटी हम लेंगे, 4 विद्यार्थी बनाकर आएगा। आपको क्या चाहिए? परीक्षा में क्वेश्चन बनना चाहिए, और क्या चाहिए? और तो कुछ नहीं चाहिए आपको, और कुछ चाहिए कि फिजिक्स का ज्ञाता बनना है, ज्ञाता नहीं बनना? हाँ। तो 5 में 5 का गारंटी नहीं लिया है, लेकिन बोले हैं 4 का गारंटी हम ले रहे हैं, अपना बच्चा फिजिक्स में 5 में से 4 क्वेश्चन बना के आएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन आंसर के थ्रू फिजिक्स करवाया जाएगा, ठीक है? अब अगली बात आप ये सुनिए कि आपको जो है हम अभी जो इतिहास पढ़ा रहे हैं, अभी जो पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, उसमें सिर्फ हम आपको सब्जेक्टिव डील किए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आंसर विद डिस्कशन, ऑब्जेक्टिव, हिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव, पॉलिटी का भी ऑब्जेक्टिव, ज्योग्राफी का भी ऑब्जेक्टिव, तीनों सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ भी डाउनलोड होगा आंसर के साथ आपके बैच में ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, और उसका क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन का भी वीडियो एप्लीकेशन पर हम अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन अभी नहीं, सिलसिलेवार ढंग से, जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो मतलब आपको पूरे जीएस में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हो गया, और इतना आप पता कर लीजिएगा। ऐसे हमको पता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने काम पर भरोसा रखते हैं, अपने तरीका से काम करते हैं, दूसरा क्या करता हमको कोई मतलब नहीं है। आप पता कर लीजिएगा, कहीं पर भी नहीं करवाया गया, कहीं नहीं, पूरे पटना के भीतर जो भी बिहार दरोगा का कोर्स बेचा है, पूरे भारत के भीतर जितना आपको पढ़ाया गया है उतना नहीं पढ़ाया गया होगा, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, समझ गए? तो और एग्जाम ओरिएंटेड है, इतना चीज को आप सिर्फ पचा लीजिए। आपको सिर्फ आप क्या करना है जानते हैं? देखिए, छठ तक सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे, पूर्णतः सब चीज छठ तक हम आपको दे देंगे। छठ के बाद आपको जुगाली करके इसको बचाना है। जैसे गाय भैंस को जब सानी लगाया जाता है तो पहले जो है जल्दी जल्दी पूरा निकलता है, फिर आराम से बैठ करके जुगाली करते रहता है, चबाते रहता है, समझ गए? तो छठ के बाद आपको सिर्फ जुगाली करना है, मतलब आपको सिर्फ रिवीजन करना है छठ के बाद, समझ गए चीजों को? तो ये चीज है। अब इसके लिए आप कल से नहीं हल्ला करने लगिएगा कि सर आप बोले थे ऑब्जेक्टिव का वीडियो डालने के लिए काहे डाल रहे हैं? हम अपने तरीका से डाल देंगे, जब डाल देंगे तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि आप लोग का कोई भरोसा है? कल से आप हल्ला करने लगे, सर आप तो बोले थे वीडियो काहे डाल रहे हैं, तो हम अपने तरीका से डालेंगे, समझ गए? ये बात हो गई। और इसके बाद एक काम आप कर लीजिए ताकि जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए, ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप कर लीजिए। क्या कर लीजिए आप? फिजिक्स बृहस्पतिवार से 10 से 12 बैच में शुरू हो रहा है। फिजिक्स बृहस्पतिवार से, ये जो आने वाला बृहस्पतिवार, आज मंगलवार है ना, कल बुधवार, परसों बृहस्पतिवार, कौन दिन हो जाएगा? आज क्या तारीख? 8, 10 अगस्त, बृहस्पतिवार यानी 10 अगस्त, 10 अगस्त से फिजिक्स का बैच सुबह 10 से 12 एसआई बैच में प्रारंभ हो रहा है। 10 अगस्त से सुबह 10 से 12 एसआई बैच में फिजिक्स प्रारंभ हो रहा है, जिसमें क्वेश्चन आंसर के थ्रू करवाया जाएगा, और ये संस्थान के एप्लीकेशन पर होगा, और ये संस्थान के एप्लीकेशन पर उस बैच का बच्चा तो अपना बैच में आकर करेगा, और आपको लाइव करना है। ये आप सबको लाइव क्लास में जोड़ दिया गया है। अगर नहीं भी जोड़ा गया है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा फिजिक्स एप्लीकेशन पर बिट्टू सर क्वेश्चन आंसर के थ्रू फ्री में करवाएंगे।
यानी फ्री क्लासेज में ही रहेगा, मतलब आप आराम से कीजिए, आप जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ गए? फ्री रहेगा ये क्लास, फ्री क्लास में ये लाइव होगा और आपको कल रात में टेलीग्राम पर सूचना दे देंगे कि कहां जाकर के आप कर लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, हर चीज पूरा फ्री रहेगा, आप आराम से कर लीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है, फिजिक्स आपको यहीं से करना होगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको आप कर लीजिए बस। और सब्जेक्टिव तो एप्लीकेशन पे डाल ही दिया, सब्जेक्टिव करना है वहां से कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव करना है आप यहां से कर लीजिए, समझ गए? और इसके बाद आपके बैच में केमिस्ट्री खत्म होने के बाद जो है इकोनॉमिक्स आएगा। बात क्लियर है? सब चीज आपके दिमाग में गया, इसमें कोई आपत्ति नहीं ना है? अभी नहीं ना कहिएगा, कहे कि आप लोग तो कहियो दीजिएगा, कहे कि हमको सुनने को मिलता है, हम छोटा छोटा बात पे गौर करते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, हम छोटा छोटा बात पे गौर करते हैं। अब देखिए कुछ बच्चा क्या कहेगा, सर आप तो हमसे पैसा लिए थे ऑफलाइन का, कह रहे हैं ऑनलाइन करने, लेकिन इतना कुछ ऑफलाइन हो रहा है, वो दिमाग में ना है, लेकिन वो फिजिक्स बोल रहे हैं ऑनलाइन करने, तो तुरंत बोलिएगा कि सर फिजिक्स ऑनलाइन करवा रहे हैं, आप तो हमको ठग लिए। और देखिए जिसके भी दिमाग में ये बात आया मतलब वो निगेटिव प्रकृति का इंसान, और जो निगेटिव प्रकृति का इंसान है उसका कुछ भी होने नहीं जा रहा है। रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं, इसके बावजूद भी आपके दिमाग में अगर कुछ आ रहा है तो फिर भारी दिक्कत है, समझे? क्लियर है? 3 दिन, हाँ सप्ताह में 3 दिन क्लास होगा, ये क्लास 3 दिन होगा सप्ताह में, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, और ये क्लास 3 दिन होगा। ध्यान में रखिएगा, ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी कर लीजिएगा, ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी कर लीजिएगा। 3 दिन क्लास होगा, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, और लाइव रहेगा क्लास, समझ गए? मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार सुबह में 10 से 12, सवा 10 बजे क्लास शुरू हो जाएगा या लेटेस्ट 10:30 बजे तक, ठीक है? तो इसको आप कर लीजिए, समझ गए? और फिर से हम कह दे रहे हैं जितना बेहतरीन ढंग से यहाँ पर सिलेबस खत्म किया जाएगा, कहीं नहीं किया जाएगा, लिख करके दे सकते हैं, ठीक है? आप पता कर लीजिएगा, समझे? चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत है, सब चीज दिमाग में घुस गया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? दीदी जी लोग, इन लोग को कम दिमाग होता है, इन लोग को समझ आ गया तब आप लोग को भी आइए गया होगा। तो सुन लीजिए, फिजिक्स बृहस्पतिवार 10 अगस्त से सुबह 10 से 12 में प्रारंभ हो रहा है, आपको करना है, एप्लीकेशन पर क्लास होगा, ऑनलाइन क्लास करना है, फ्री रहेगा, क्वेश्चन आंसर के थ्रू होगा। चलिए चलिए अब आगे आ जाइए। इल्तुतमिश है, रुकिए ना, नहीं पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा, अच्छा ठीक है छोड़ दीजिए, नहीं पढ़िएगा, ऐसे भी इल्तुतमिश आज खत्म होने होगा, ठीक है? तो बीच में चलिए छोड़िए, कोई बात दीजिए, होमवर्क दीजिए, 15 अगस्त तक आ जाएगा, 15 अगस्त। इसमें क्या दिए थे? 1 से 30 से 60, लास्ट सेट है इसमें, लास्ट 60 तक। अच्छा जवाब दीजिए, तो भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता? राष्ट्रपति। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना 21 वर्ष या उससे ऊपर। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से? श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के लार्वा से। दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक। संतरे किसके प्रबल स्रोत है? विटामिन। किसका? दंत क्षय का कारण बैक्टीरिया जनित रोग। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या? भौतिक शास्त्र। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स। आगे आगे जो है 61 नंबर से लेकर 100 नंबर तक कर लीजिएगा। 61 से 100 अगला दिन खत्म हो जाएगा ना? हाँ अगला दिन खत्म हो जाएगा। और इसके बाद देखिए, एक बार तो होमवर्क सीरीज के थ्रू हम खत्म करवा दिए हैं, एक बार होमवर्क सीरीज के थ्रू जो है इसके क्वेश्चन आंसर को खत्म करवा दिए हैं। अब दूसरा बार में जो है इसमें जो पीछे में है क्वेश्चन आंसर के ठीक बाद, जैसे कहीं हिस्ट्री है, कहीं पॉलिटी है, कहीं ज्योग्राफी है, तो उसको आप खत्म करवा देंगे। क्या क्या विचार है? करते हैं ना आप लोग? हाँ कीजिए। और ये बुक रामबाण साबित होगा, आप दिमाग में बैठा लीजिए, इसको रट जाना है पहला नंबर पेज से अंतिम नंबर पेज तक, समझ गए? चलिए इसमें लोकसभा पूरा था। अगला होमवर्क सुनिए आप, अगला होमवर्क इसमें है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। चलिए अब जवाब दीजिए। 174 से 187। भारत में लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष क्या होता है? चयनित होता है, मनोनीत होता है, निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है? क्या होता है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? सदस्यों को। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया? गणेश वासुदेव मौलंकर। ठीक है चलिए आगे होमवर्क बढ़ाइए दिए। इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में, हमको निकलने दीजिए, तब निकल जाइएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।